हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स ट्रेड स्टॉक्स। रिसर्च बेस ट्रेडिंग प्रोसेस की इस सीरीज में फोर्थ एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे एक बेहतरीन सेटअप को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ के बेसिस पे। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि CIST का सबसे परफेक्ट सेटअप कौन सा होता है और उस CIST को किस तरह की प्रोबेबिलिटीज़ यानी कि बायस की प्रोबेबिलिटीज़ के साथ कंबाइन करके हम एक बेस्ट ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। ये एपिसोड थोड़ा लेट आ रहा है, मैं थोड़ा बिजी था ड्यू टू माय पर्सनल रीजंस। सो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, पीछे के कुछ एपिसोड की जर्नी को हम रिव्यू कर लें। पिछले 3 एपिसोड में हमने बहुत अच्छे से बात की कि प्राइस जब कभी भी किसी प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को अटेम्प्ट करता है तो या तो वो स्वीप मॉडल के साथ अटेम्प्ट करता है या तो रन मॉडल के साथ अटेम्प्ट करता है। स्वीप और रन मॉडल क्या है, इसके बारे में हमने प्रीवियस बहुत से एपिसोड में बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन किया है। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको स्टिल स्वीप या रन के बारे में क्लैरिफिकेशन नहीं है सो आप प्रीवियस एपिसोड को डिस्कस चेक कर सकते हैं। ओके, सो हमारा स्टेप शुरू होता है एक चार्ट पे कि मेरी लेटेस्ट कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को किस तरह से रेड किया है। क्या वो एक स्वीप के साथ रेड हो रहा है या एक रन के साथ रेड हो रहा है। ये स्वीप और रन को हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं, ये किस लिए ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि इस स्वीप और रन से हमें फर्दर प्राइस के डायरेक्शन का पता चलता है। ओके, प्राइस अगर किसी लिक्विडिटी को स्वीप कर रहा होता है तो उसका मतलब क्या निकलता है कि फर्दर कैंडल्स में प्राइस किसी अपोजिट डायरेक्शन की लिक्विडिटी को लेने के लिए जा सकता है। वो लिक्विडिटी के टारगेट्स क्या होंगे आप प्रीवियस एपिसोड्स को रेफर करके समझ सकते हैं। इसके साथ साथ हमने ये भी समझा है कि लिक्विडिटी रन क्या होता है। लिक्विडिटी रन एक कंटिन्यूएशन मॉडल को इंडिकेट करता है, यानी कि प्राइस जिस डायरेक्शन में लिक्विडिटी को रन कर रहा है, यानी जिस डायरेक्शन की प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को रन कर रहा है, फर्दर प्राइस उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू रह सकता है। सो ये तो एक सिंपल डेफिनेशन है कि अंडरस्टैंडिंग है स्वीप और रन की। लेकिन हर स्वीप और रन मॉडल ट्रेडेबल नहीं होता है। ओके, क्यों? क्योंकि अगर आपका स्वीप और रन मॉडल एक वीक स्ट्रेंथ के साथ बन रहा है तो आपको उसमें ट्रेडिंग में चैलेंज आ सकते हैं। इन चैलेंजेस को ही हमने डिफरेंट डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ओके, सो जैसा हमने पहले भी कई बार बात किया है कि आपको यूट्यूब या सोशल मीडिया से डिफरेंट डिफरेंट पॉपअप्स या वीडियोस इंडिकेट होते हैं जहां पे हमें कंटेंट राइटर इस तरह का स्टेटमेंट यूज करते हैं कि ये आई हैव बीन ट्रेडिंग दिस सेटअप फ्रॉम पास्ट 2 years, ये सेटअप रोज मुझे दिखता है। सो ट्रस्ट मी, ऐसा कोई भी सेटअप नहीं है किसी भी चार्ट पे जो एक ही तरह की एक्टिविटीज को रोज का रोज या हर वीक को रिपीट करता हो। ओके, आप हक के लिए हर दिन हर कैंडल एक नया सेटअप या नया एल्गोरिदम लेके आती है। अगर आप इसके लॉजिक को भी खुद से समझेंगे तो इसको समझना कोई डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग में किसी एक दिन किसी प्लेयर ने या इंस्टीट्यूशंस ने क्या किया, इट्स नॉट नेसेसरी अगले दिन भी वो वही करेगा। हो सकता है अगले दिन कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन उसके अगेंस्ट में कुछ काम कर ले। सो मार्केट में पार्टिसिपेंट्स चाहे वो रिटेलर हो चाहे इंस्टीट्यूशन, वो क्या कर रहे हैं या क्या करने जा रहे हैं इसका पता आप कभी नहीं लगा सकते, ना ही किसी तरह के कोई मैकेनिज्म अवेलेबल है। सो अगर आप माइंड में ये रख के चलेंगे कि हर दिन आपको एक नया चैलेंज या नया सेटअप नजर आएगा, सो आपके लिए ट्रेडिंग थोड़ी इजी हो सकती है। अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आप अपने आप को फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। ओके, यही रीजन था कि हमने ये रिसर्च बेस्ड ट्रेडिंग सीरीज को स्टार्ट किया, जिसमें हमने पहले सारे मॉडल्स को समझ लिया है कि प्राइस अगर स्वीप या रन करता है सो किस किस मॉडल पे स्वीप या रन कर सकता है, और अकॉर्डिंगली हमने उसको वेटेज के तौर पे उनकी प्रोबेबिलिटीज का परसेंटेज दे दिया। ओके, इट इज नॉट नेसेसरी, ऐसा कुछ नहीं था कि 51, 55, 70, 80 कुछ भी हो, बट यहां पे समझने की बात यह है कि जब कभी कोई एक स्वीप मॉडल बनता है तो उसके बाद वाला मॉडल जो बनेगा वो एक हाई वेटेज रखेगा। अब उसको परसेंटेज में आप कुछ भी दें, दैट इज योर चॉइस। ये एक समझाने का तरीका है कि वीक मॉडल अगर बन रहा है तो उसको हम ऐसे बोल सकते हैं, या उसके साथ कुछ एडिशनल बनता है तो हम 55 दे सकते हैं, या फर्दर हम इंक्रीज कर सकते हैं। सो ये पर्पज है प्रोबेबिलिटीज को वेटेज देने का। देयर इज नो सच ऑथेंटिक रेफरेंस और ऑथेंटिक डेटा अवेलेबल कि इतना ही वेटेज होता है। आपको सिर्फ ये एज्यूम करना है, मानना है कि इसका वेटेज इतना पिछले वाले से ज्यादा हो सकता है। इस तरह से अगर आप समझेंगे तो ये मॉडल बहुत ईजी से आपको समझ में आएगा इजीली। ओके, तो स्वीप और रन में हमने क्या समझा था कि सिंपल उसको रिव्यू करते हैं कि प्राइस अगर प्रीवियस कैंडल, पीसी का मतलब प्रीवियस कैंडल, अगर प्रीवियस कैंडल का को स्वीप या रन करता है, सिंपल हमें क्या देखना है, प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी मार्क करना है। मार्क करने के बाद हमें क्या देखना है कि प्राइस स्विंग कर रहा है या रन कर रहा है। उसके बेसिस पे हम फर्दर क्या इंडिकेट करेंगे कि प्राइस एक डिजायर्ड डायरेक्शन में फर्दर जा सकता है, ऊपर या नीचे, क्योंकि स्वीप और रन दोनों मैंने दिया है, तो या तो ऊपर या तो नीचे कोई एक मॉडल अगर आपको दिखता है सिंपल प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी रेट पे, सो उसे हमने 51% का मॉडल दिया, यानी वो बहुत एलिमेंट्री और शुरुआत का एक बायस बना रहा है। ठीक है, 51% मॉडल आपका बहुत स्ट्रॉन्ग मॉडल नहीं होता है, लेकिन स्टिल 51% मॉडल को आप ट्रेड कर सकते हैं विद कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट फर्दर प्रोसेस। ओके, इसके साथ साथ अगर प्राइस प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप और रन कर रहा है, आफ्टर रिएक्शन ऑफ की लेवल सेम टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी से रिएक्ट करता है, उसके बाद प्राइस प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप और रन करता है, सो अकॉर्डिंगली आप अपने
उस बायस का वेटेज बढ़ा सकते हैं, यानी आप समझ सकते हैं कि उसका वेटेज थोड़ा ज़्यादा होगा उस डायरेक्शन में जाने का। ओके, ये सारी चीज़ों को हमने प्रीवियस 2 एपिसोड 3 एपिसोड में ऑलरेडी कवर किया है। आप प्रीवियस वीडियोस को रिफर करके इन प्रोबेबिलिटीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, जब एक बार आपने अपने बायस को ऑब्जर्व कर लिया, अच्छे से समझ लिया, सो अब नंबर आता है कि बायस के डायरेक्शन का नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, दूसरा फेज, वो है ऑब्जर्वेशन ऑफ मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन को हमने बहुत अच्छे से समझा था। ये वन ऑफ द मोस्ट इग्नोर्ड सेगमेंट है अक्रॉस दी सोशल मीडिया। इसके बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन अगर ये आपको मालूम चल गया तो आप प्राइस के डायरेक्शन को चुटकियों में पता लगा सकते हैं। ओके, मैनिपुलेशन की डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज अवेलेबल है, लेकिन मैनिपुलेशन कब होगा या कब होने वाला है, इसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं अवेलेबल है। ओके, एंड ट्रस्ट मी, जो आप प्रोसेस समझ रहे हैं, ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोसेस है विद लॉजिक एंड विद रीजन। अगर आप चार्ट पे जाएंगे तो आपको ये तरह की एक्टिविटीज नजर आएगी मैनिपुलेशन की। क्या है, एक बार स्वीप या रन्स के थ्रू जब हमने बायस ऑब्जर्व कर लिया तो हमें क्या पता चलता है कि प्राइस ऊपर या नीचे जाने चाहता है। सपोज मेरा प्राइस, हमने क्या बायस माना है कि प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी का, लो साइड की लिक्विडिटी का स्वीप हो रहा है, जिसके अकॉर्डिंग हम फर्दर एंटिसिपेट कर रहे हैं कि प्राइस फर्दर कैंडल से ऊपर जा सकता है। ठीक है, ये मेरा बायस से एक रिजल्ट निकला या हमने बायस से एक एनालिसिस किया। लेकिन प्राइस का एल्गोरिथम क्या बोलता है कि प्राइस जब नेक्स्ट कैंडल में ओपन होगा या नेक्स्ट फेज में एंटर करेगा, सो प्राइस मेरे डिजायर्ड डायरेक्शन की तरफ नहीं जाके दूसरे डायरेक्शन में मूवमेंट देगा। ओके, इसी मूवमेंट को हम मैनिपुलेशन बोलते हैं। ओके, सो ये मैनिपुलेशन मेरा कहां तक होगा, कैसे होगा, ये डिपेंड करता है कि जो सेकंड कैंडल, यानी ध्यान रखिएगा, सेकंड कैंडल जो स्वीप कर रही है या रन कर रही है बायस के थ्रू, जब हमने दो कैंडल्स से स्वीप या रन को समझा, उसमें जो सेकंड कैंडल मेरी होगी जो स्वीप या रन कर रही है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। ओके, उसकी स्ट्रेंथ पे हम डिपेंड करेगा कि ये मैनिपुलेशन कितना डीप या कितना डाउन हो सकता है। ओके, अगर आपका 51% वाला मॉडल बायस का आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, सो आपको ऑलवेज ये ध्यान रखना है कि मैनिपुलेशन हुए बिना आप ट्रेड में एंटर नहीं करेंगे, ट्रेड का प्लान नहीं करेंगे। सो इट इज मैंडेटरी टू हैव अ मैनिपुलेशन इन 51% वाला मॉडल। ठीक है, अगर मैनिपुलेशन नहीं आपको दिखता या प्राइस खुलते ही आपके उस डायरेक्शन की लिक्विडिटी को डिलीवर कर देता है, तो कोई डिमोरलाइज नहीं होंगे। ट्रेड आपका छूट गया या आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो प्रोसेस आप सीख रहे हैं ये गलत है। ओके, आप इस तरह से ध्यान रख के ट्रेडिंग करेंगे तो आपकी ट्रेडिंग में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा। ओके, सो यहां पे क्या होता है कि प्राइस आपका एक 51% वाले मॉडल में अप टू 50% ऑफ दैट सेकेंड कैंडल रेंज, जो सेकेंड कैंडल स्वीप या रन कर रही है, वहां तक मैनिपुलेट कर सकती है। ओके, तक हो सकता है ऊपर तक ही मैनिपुलेट करे, हो सकता है थोड़ा बहुत सा टच कर दिए 50% लेवल, लेकिन हम एंटिसिपेट करेंगे कि इतना ही डीप रिट्रेसमेंट होगा। इसके साथ साथ अगर 55% वाला मॉडल है, सो आप अकॉर्डिंगली अप टू 25% या नियरेस्ट हाईएस्ट टाइम फ्रेम की इंटरनल लिक्विडिटी को ऑब्जर्व करके मैनिपुलेशन का आइडिया ले सकते हैं। ये सारा कुछ हमने सेकंड एपिसोड या थर्ड एपिसोड में मैनिपुलेशन को भी डिफाइन किया है। आप उस वीडियो को रिफर करके मैनिपुलेशन को अच्छे से समझ सकते हैं। समरी क्या है कि आपने जब बायस ऑब्जर्व कर लिया, उसके बाद मैंडेटली आपको मैनिपुलेशन ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व कब करना है? जब सेकंड कैंडल आपकी कंप्लीट हो गई। ये सारा कुछ प्लानिंग आप तब कर रहे हैं जब ये सेकंड कैंडल कंप्लीट हो गई कि ये आगे हो सकता है। और जब थर्ड कैंडल आपकी खुलेगी और प्राइस मैनिपुलेशन आपके डायरेक्शन में स्टार्ट करेगा, तो आप कंसीडर करेंगे कि प्राइस का एनालिसिस अभी तक आपने सही किया है। ओके, अगर मैनिपुलेशन आप गलत ऑब्जर्व कर रहे हैं या प्राइस आपके डिजायर्ड मैनिपुलेशन लेवल की तरफ नहीं मूव करके दूसरे तरफ हो रही है, तो विच मींस देयर इज समथिंग फिशी। आप चाहें तो सेटअप को छोड़ दें या आप चाहें तो फर्दर अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद ही कुछ ट्रेड का प्लान करें। सो ये दोनों चीजें हमने पिछले पिछले 3 एपिसोड में बहुत अच्छे से डिस्कशन किया है। आप पिछली वीडियोस को रिफर करके इसको एक बार रिव्यू कर सकते हैं। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि मुझे मैनिपुलेशन भी ऑब्जर्व हो गया, प्राइस एक डिजायर्ड मैनिपुलेटेड लेवल तक आ गया। अब वहां पे आने के बाद प्राइस अपना रिएक्शन कैसे देगा ताकि हम उस रिएक्शन को एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकें। ओके, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने के लिए जब हम लोअर टाइम फ्रेम पे आएंगे, जब हम लोअर टाइम, अच्छा एक बात और है कि ये मैनिपुलेशन भी हमें दूसरे या लोअर टाइम फ्रेम पे ही देखना है। आपने सपोज डेली टाइम फ्रेम पे बायस ऑब्जर्व किया, सो आप फॉरेक्स का ट्रेड कर रहे हैं, तो लोअर टाइम फ्रेम में 1 आवर को खुलते ही, यानी थर्ड कैंडल खुलती है 1 आवर से, आपको ऑब्जर्व करना है मैनिपुलेशन टिल डिजायर्ड लेवल ऑफ मैनिपुलेशन, वहां तक आने का वेट करना है। सो ऑब्वियसली उसी लोअर टाइम फ्रेम पे जब प्राइस किसी मैनिपुलेटेड लेवल पे आ जाएगा, तो वहां आने के बाद आपको रिवर्सल ऑब्जर्व करना है। ओके, रिवर्सल ऑब्जर्व करने का सबसे पहला स्टेप होता है कि सीआईएसडी हम ऑब्जर्व करें। सीआईएसडी क्या है? सीआईएसडी को कैसे हम चार्ट पे स्पॉट करते हैं? सीआईएसडी, ऑर्डर ब्लॉक, कंटिन्यूएशन ब्लॉक, इसमें क्या डिफरेंस है, कैसे हम इसको अलाइन करते हैं, इन सारी चीजों का वीडियो हमारी प्लेलिस्ट नंबर 1 कॉम्प्रिहेंसिव लिक्विडिटी ट्रेडिंग मॉड्यूल की एंट्री वाले सेगमेंट में अवेलेबल है। आप उस वीडियो को रिफर कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई ओपनिंग वीडियो। लोग सीआईएसडी, ऑर्डर ब्लॉक, कंटिन्यूएशन ब्लॉक सबको एक ही चीज मानते हैं, एक ही तरह से देखते हैं, लेकिन सीआईएसडी, ऑर्डर ब्लॉक, कंटिन्यूएशन ब्लॉक डिफरेंट डिफरेंट सेटअप हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह से ऑब्जर्व होते हैं। ये सारी चीजों को हम आगे अभी डिस्कशन करेंगे।
ओके, सो हमें पहले क्या समझना है कि प्राइस जब थर्ड कैंडल में एंटर कर रहा है तो उस थर्ड कैंडल के मैनिपुलेटेड लेवल पे जाके हमें सीआईएसडी या ऑर्डर ब्लॉक के फॉर्मेशन का वेट करना है। या तो मेरा सीआईएसडी ऑर्डर ब्लॉक बन चुका होगा, अगर वहां पे आता है तो आपको सीआईएसडी ऑर्डर ब्लॉक पे ऑब्जर्व करके ट्रेड की एंट्री लेना है, और अगर नहीं बना हुआ है तो आप उसका वेट करेंगे, एस्टेब्लिश होने के बाद अपने ट्रेड का प्लान करेंगे। एक बेस्ट सेटअप सीआईएसडी का या ऑर्डर ब्लॉक का क्या होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, आइए उसको भी समझ लेते हैं, ताकि हम जो बात कर रहे हैं कि हमारी सीरीज में बेस्ट सेटअप कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, उस पर हम अच्छे से आगे ट्रेडिंग कर सकें। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं सीआईएसडी एंड ऑर्डर ब्लॉक। सीआईएसडी एंड ऑर्डर ब्लॉक में फर्क क्या है? अगर आप स्ट्रक्चर वाइज बात करेंगे तो दोनों एक ही तरीके से ऑब्जर्व होता है, यानी अगर चार्ट पे आप मार्किंग करने जाएंगे तो दोनों एक ही तरीके से मार्किंग की जाती है। उसमें जो की और माइनर फर्क होते हैं वो जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो पहले सीआईएसडी की बात करते हैं। सीआईएसडी के बनने का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है कि जब आप लोअर टाइम फ्रेम पे आएंगे, सपोज ये चीज समझिए अच्छे से, सपोज आपने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप को ऑब्जर्व किया एक हायर टाइम फ्रेम पे, अभी आप लोअर टाइम फ्रेम पे हैं, और लोअर टाइम फ्रेम पे आने के बाद आप क्या देख रहे हैं कि प्रीवियस जो सेकंड कैंडल थी जिसने लो फॉर्म किया था, ओके, उस कैंडल पे जब आप हायर टाइम से लोअर टाइम फ्रेम पे आएंगे तो आपको क्या देखना है कि प्राइस ने उस लो को किस तरीके से फॉर्म किया है, उसका तरीका क्या होना चाहिए। ओके, तरीका क्या है कि सपोज ये प्रीवियस कैंडल का लो था, यानी फर्स्ट कैंडल का लो था, और सेकंड कैंडल ने इस तरह से इस लो को रेड किया है। तो यहां पे समझने की बात यह है कि जब कभी भी आप सीआईएसडी ऑब्जर्व करें तो सीआईएसडी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पहला स्टेप यह है कि प्राइस किसी हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी को रेड करे। यहीं पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन आता है कि लोग किसी भी लिक्विडिटी को कंसिडर करके सीआईएसडी को फॉलो करना चाहते हैं। ओके, सपोज ये आपने एक चार्ट खोला, डेली का टाइम फ्रेम खोला, डेली के टाइम फ्रेम पे देयर इज अ लिक्विडिटी स्वीप, अपोजिट साइड में सीआईएसडी फॉर्म हो गया, हम यहीं से ट्रेड लेने का प्लान करते हैं, लेकिन वो सीआईएसडी एक लो प्रोबेबिलिटी सीआईएसडी होगा, आपको रिजल्ट नहीं दे सकता। सीआईएसडी का सबसे पहला स्टेप क्या है कि सीआईएसडी में जिस भी टाइम फ्रेम पे आप सीआईएसडी ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके लेफ्ट साइड में जो लिक्विडिटी रेड हो या लिक्विडिटी अटेम्प्ट हो वो किसी हायर टाइम फ्रेम की होनी चाहिए। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप में हमारा क्या है कि जब प्राइस उस लिक्विडिटी रेट करने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट स्टार्ट करे तो प्राइस एक डिस्प्लेसमेंट करे, यानी डिस्प्लेसमेंट को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं थ्रू फेयर वैल्यू गैप ऑफरिंग। इसी सीआईएसडी के अंदर को इनसाइड करता हुआ अगर फेयर वैल्यू गैप है तो वो सीआईएसडी बड़ा स्ट्रॉन्ग सीआईएसडी है और प्राइस को स्ट्रांगली अप या डाउन डायरेक्शन में जाने का इंडिकेशन देता है। एंड ऑब्वियसली थर्ड स्टेप, जिसको मैंने यहां पे थर्ड लिख दिया है बट ये मेरा सेकंड स्टेप है, थर्ड स्टेप मेरा क्या होगा कि प्राइस जहां से लास्ट सेलिंग मूव या बाइंग मूव स्टार्ट कर रहा है उसके ऊपर हमें क्लोजिंग दे दे। ये तीन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है टू ऑब्जर्व अ बेस्ट सीआईएसडी, या हम बोल सकते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी 80% की हो सकती है। ओके, बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी इसकी होगी। स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी होने की वजह से इस सीआईएसडी को आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। ओके, सो मेरा पहला स्टेप क्या है, हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी रेट। दूसरा स्टेप क्या है, अपोजिट साइड पे डिस्प्लेसमेंट। तीसरा स्टेप हमारा क्या होगा कि प्राइस सेलिंग साइड पे सेल साइड की जो भी आपकी या बाय साइड का अपोजिट मूव आ रहा है उसके ऊपर क्लोजिंग दे। तो ये हमारा एक बेस्ट सीआईएसडी का सेटअप होता है। अब चूंकि ये हमारा 80% वाला सेटअप है, यानी सबसे स्ट्रॉन्ग सेटअप है, तो आप इसको एज्यूम कर सकते हैं कि अगर आपको किसी वीक बायस पे 80% वाला मिलता है, एग्जाम्पल आपको बायस आपने उठाया है 51% वाले मॉडल को, और आप को एक सेटअप मिल रहा है उस 51% वाले के अंदर 80% का सीआईएसडी मिल रहा है, सो यू कैन इजीली गो फॉर ट्रेड। यानी कि जो वीकनेस थी आपके बायस में उसको ये सीआईएसडी एक स्ट्रेंथ दे रहा है, आप इजीली सीआईएसडी से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, जिस भी सीआईएसडी अनमिटिगेटेड सीआईएसडी के अंदर फेयर वैल्यू गैप होगा वहां से हम एंट्री प्रेफर करेंगे फेयर वैल्यू गैप से लेने की। लेकिन अगर प्राइस ऊपर गया है उससे पहले ही ये सीआईएसडी मिटिगेट हो चुका है और उसके बावजूद भी फेयर वैल्यू गैप पेंडिंग है तो यहां पे एंट्री का हम इंतजार नहीं कर सकते। शायद आपका एंट्री मिले, शायद ना भी मिले, तो इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ एफर्ट। कहने का मतलब ये है कि अगर सीआईएसडी आपका अनमिटिगेटेड पड़ा हुआ है और उसके साथ साथ एक फेयर वैल्यू गैप भी अंदर अनमिटिगेटेड है, सो आप एंट्री प्लान करेंगे फेयर वैल्यू गैप से। ओके, अगर सीआईएसडी मिटिगेट हो चुका है तो हम इस सेटअप को छोड़ देंगे, हम एंट्री नहीं करेंगे, हम प्लान करेंगे ऑर्डर ब्लॉक फॉर्मेशन का। ओके, सो ये हो गया सीआईएसडी। अब व्हाट इज ऑर्डर ब्लॉक? एक बेस्ट ऑर्डर ब्लॉक क्या है? ठीक है, एक बेस्ट ऑर्डर ब्लॉक सेम सेटअप को आप समझिए, इसको हम ऑर्डर ब्लॉक में भी डिफाइन कर सकते हैं। हमने सीआईएसडी में क्या देखा कि पहली कंडीशन क्या होती है, हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी फेड। ओके, सो यहीं पे सिर्फ डिफरेंस आ जाता है ऑर्डर ब्लॉक में कि जब प्राइस एक बार सीआईएसडी करने के बाद वापस से पुल बैक आपको देता है, पुल बैक देने के बाद नीचे आता है, नीचे आने के साथ साथ प्राइस क्या करता है, एक सेम टाइम फ्रेम के किसी पीओआई पे टैप करता है। अब जैसे एग्जांपल इसका हम ऐसे रखें कि मान लो प्राइस यहां से रिटर्न हो रहा है, रिटर्न होके इस फेयर वैल्यू गैप पे टैप करता है,
प्राइस कहाँ टैप कर रहा है, लोअर टाइम फ्रेम के ही की लेवल की लिक्विडिटी पे टैप कर रहा है। टैप करने के बाद प्राइस वापस से डिस्प्लेसमेंट देता है, सेम तरीके से जो हमने बात किया है। क्या, प्राइस ने लिक्विडिटी को रीड किया, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट दिया, डिस्प्लेसमेंट के साथ फेयर वैल्यू गैप ऑफर किया और अपोजिट साइड की जो सेलिंग स्टार्ट हुई थी उससे ऊपर क्लोजिंग दे देता है। सो ये मेरा एक 80% मॉडल वाला बेस्ट ऑर्डर ब्लॉक फॉर्मेशन होता है। सीआईएसडी का फॉर्म, सीआईएसडी के बाद ही ऑलवेज ऑर्डर ब्लॉक एस्टेब्लिश होता है। ऐसा नहीं है कि इसको हम ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। सीआईएसडी कहां पे होता है, जहां पे फर्स्ट टाइम प्राइस रिवर्सल करता है। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, जब फर्स्ट टाइम रिवर्सल के बाद फर्दर प्राइस जो है स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, सो उसे हम बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। ओके, ये ऑर्डर ब्लॉक भी आपका 80% की प्रोबेबिलिटी देता है, क्योंकि तीनों कंडीशन अप्लाई हो रही है। इसमें कंडीशन फर्स्ट सिर्फ चेंज क्या हो रहा है कि सेम टाइम फ्रेम की लेवल की लिक्विडिटी से रिएक्ट करके अपोजिट साइड पे ऊपर क्लोजिंग दे रहा है विथ फेयर वैल्यू गैप। बेसिकली इसको हम इनवैलिडेशन बोलते हैं, यानी सेम टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी से रिएक्शन के बाद जब प्राइस किसी सेलिंग या बाइंग को डोमिनेट कर देता है तो वो मेरा एक स्ट्रॉन्ग लो बनाता है या इनवैलिडेशन बनाता है। ओके, सो ये ऑर्डर ब्लॉक भी मेरा 80% के सेगमेंट में आ जाता है। अभी बात वही है कि जब आप सेकंड कैंडल बनने की बायस के बाद थर्ड कैंडल पे आते हैं, तो आपको क्या देखना है कि क्या मेरा सीआईएसडी अनमिटिगेटेड पड़ा हुआ है या नहीं। अगर अनमिटिगेटेड है तो आप डायरेक्ट वहां से एंट्री का प्लान कर सकते हैं। इन मोस्ट ऑफ द केस जब आप थर्ड कैंडल पे आएंगे तो आपको क्या दिखेगा, तो शायद ही आपका सीआईएसडी मिटिगेट हो गया हो। अगर सीआईएसडी आपका मिटिगेट है तो थर्ड कैंडल के बनने के साथ साथ लोअर टाइम फ्रेम पे आप ऑर्डर ब्लॉक फॉर्मेशन का वेट करेंगे एंड अकॉर्डिंगली अपने रिस्क रिवॉर्ड के साथ एंट्री ले सकते हैं। ओके, रिस्क रिवॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां से भी आप एंट्री लें वहां से आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिलना चाहिए। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन कि जब कभी भी आप चाहे सीआईएसडी चाहे ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री लें, ऐसा ना हो कि प्राइस डिजायर्ड ड्रॉन ऑफ लिक्विडिटी या हायर टाइम फ्रेम के 22 वाली लिक्विडिटी को ले चुका हो। अगर प्राइस ने उस लिक्विडिटी को डिलीवर कर दिया है उसके बावजूद भी अगर ऑर्डर ब्लॉक ये पेंडिंग पड़ा है, तो यहां पे एंट्री लेना बड़ा रिस्की होगा। ओके, आपका ट्रेड फेल होने के चांसेस काफी ज्यादा रहता है। ठीक है, सो ये था सीआईएसडी एंड ऑर्डर ब्लॉक, एक बेस्ट सेटअप। इसको आप अच्छे से समझें, वीडियो को रिव्यू करें दोबारा और खुद से चार्ट पे जाके इसे ऑब्जर्व करें कि एक अच्छा सीआईएसडी आप कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक आप कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, उसके बाद वीक की भी बात कर लेते हैं। वीक में कोई चैलेंज नहीं है, सम टाइम इट हैपेंस। मोस्टली आपको ऐसा दिखेगा, आपकी हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी रेड हो गई। पहले सीआईएसडी, वीक सीआईएसडी की बात करें, हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी रेड हो गई। अब प्राइस ने जब डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट किया तो इस डिस्प्लेसमेंट पे कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, और फेयर वैल्यू गैप ना होने के बावजूद भी प्राइस अपोजिट साइड की सेलिंग या बाइंग को डोमिनेट करके ऊपर क्लोजिंग देता है। सो ये भी एक सीआईएसडी बन रहा है, लेकिन इसमें एक कंडीशन मिसिंग है जो है डिस्प्लेसमेंट की या फेयर वैल्यू गैप की। इस तरह के सेटअप को हम वीक सेटअप बोलते हैं, या आप बोल सकते हैं कि एक सॉफ्ट सीआईएसडी है। ठीक है, कमजोर नहीं बोलेंगे, ऑब्वियसली आई एम सॉरी फॉर माय वर्ड, वीक नहीं बोलेंगे, इसको मॉडरेट बोलेंगे। यानी कि ये सीआईएसडी आपका चल भी सकता है या फेल भी हो सकता है। सो अगर ये मॉडरेट है, इसका वेटेज कम है, सो इसको हम कैसे कंबाइन कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए, इसको कैसे यूज कर सकते हैं, बड़ा सिंपल सा सेटअप है। सो इन दैट केस आपको वीक सीआईएसडी तभी आप ट्रेड कर सकते हैं जब आपका बायस अल्ट्रा स्ट्रांग हो। कोई 65% वाले मॉडल का बायस बन के आ रहा हो या 80% वाला मॉडल बन के आ रहा हो, उसके बाद जब सीआईएसडी आपको कोई वीक भी मिलता है तो आप उससे इजीली ट्रेड कर सकते हैं। सेफर साइड, अगर आप किसी डिसिप्लिन या रूल को फॉलो कर रहे हैं, आप सीआईएसडी बेस्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो बेटर है कि वेट करें ऑर्डर ब्लॉक बन जाए, ऑर्डर ब्लॉक का फिर एंट्री है। ठीक है, सेम कंडीशन अप्लाई हो जाती है ऑर्डर ब्लॉक में भी कि ऑर्डर ब्लॉक आपका बन रहा है जिसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ठीक है, सेम टाइम फ्रेम की लेवल की लिक्विडिटी से रिएक्ट किया, प्राइस ने अपोजिट साइड में क्लोजिंग दे दी हाई या लो के ऊपर, सो मेरा ऑर्डर ब्लॉक फॉर्मेशन हो गया, लेकिन उस ऑर्डर ब्लॉक में फेयर वैल्यू गैप नहीं है, सो ये थोड़ा सा कम प्रोबेबिलिटी रखता है। इस कम प्रोबेबिलिटी वाले सेटअप को हम हायर टाइम फ्रेम के जो बायस हैं, उनके जो हाई वेटेज वाले सेटअप होते हैं, उनके साथ कंबाइन करके ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसा आप समझ पा रहे हैं कि ट्रेडिंग में कोई चैलेंजिंग है, ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी आपको ऑलवेज मिलेगी, लेकिन आप ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी को अकॉर्डिंग टू बायस और अकॉर्डिंग टू पीओआई वेटेज अगर उसे यूटिलाइज या कंबाइन करेंगे तो आपकी ट्रेडिंग और ज्यादा शार्प हो जाएगी। ठीक है, इसको एक समराइज एग्जांपल से देख लेते हैं आगे बढ़ के, ताकि हमें एक अच्छे से इस प्रोसेस का आइडिया मिल जाए। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि एक एग्जाम्पल को भी इसके देखें। ओके, सो ये हमारा अगला एग्जाम्पल हम देखने से पहले आके समझते हैं कि हम किस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। ओके, प्रोसेस को फॉलो करने के अकॉर्डिंग मैंने एक लाइन चार्ट या लाइन डायरेक्शन का प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व कराया है, इसमें ध्यान से समझिएगा। हमारा पहला स्टेप क्या था, बायस को ऑब्जर्व करना। बायस हमने कैसे ऑब्जर्व किया, लिक्विडिटी स्वीप से। यहाँ पे क्या दिख रहा है, सेकंड कैंडल जो है पहली कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप कर रहा है। जैसे ही सिंपल स्वीप बनता है इसको हम 51% वाला मॉडल मानेंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या दिखाया है कि प्राइस एक हायर टाइम फ्रेम, अगर ये डेली है तो शायद वीकली या मंथली, डबल मैंने प्लस लगाया
है तो आप समझिए कि मंथली टाइम फ्रेम के साथ प्राइस क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। एक मंथली फेयर वैल्यू गैप रहा होगा, ऑर्डर ब्लॉक रहा होगा, यहां से रिएक्ट किया, उसके साथ साथ प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को भी स्वीप किया। सो ये मॉडल मेरा 65 या 80 बन सकता है। डबल है तो 80 बनेगा, सिंगल टाइम फ्रेम अप है तो ये 65 वाला मॉडल बनेगा। स्ट्रॉन्ग मॉडल बन रहा है। इसके बाद मेरा अगला स्टेप क्या होगा, मुझे ये जानना है कि प्राइस किधर जा सकता है। प्राइस ऊपर के डायरेक्शन में इस लिक्विडिटी को अटेम्प्ट कर सकता है। ये मेरा बायस से एनालिसिस निकला। अब इस एनालिसिस के बाद मेरा सेकंड स्टेप क्या होगा, ऑब्जर्वेशन ऑफ मैनिपुलेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। मैनिपुलेशन स्टेप क्या होगा कि अगर प्राइस ऊपर जाना चाहता है तो प्राइस को थर्ड कैंडल की ओपनिंग के बाद हमें उस लोअर टाइम फ्रेम या पेयर लोअर टाइम फ्रेम पे अपोजिट साइड का मूवमेंट ऑब्जर्व करना है, मैनिपुलेशन ऑब्जर्व करना है। ये मैनिपुलेशन मेरा कैसे होगा, डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द कैंडल। सो चूंकि मेरा प्राइस एक 80% वाले मॉडल को एस्टेब्लिश करता है, सो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि जब प्राइस थर्ड कैंडल से खुलेगा, सो पहले प्राइस सेकेंड कैंडल की हायर लिक्विडिटी को रेड कर लेगा। ओके, यानी कि प्राइस खुलते ही हमारे डायरेक्शन में ही मूव करेगा, मैनिपुलेशन नहीं देगा। ये हमने मैनिपुलेशन वाली वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप उसे रिफर करके समझ सकते हैं। 80% वाले मॉडल में प्राइस खुलते ही पहले सेकेंड कैंडल की हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी को रेड करेगा, जैसा यहां पे दिखाया गया। देखिए, ये एक फर्स्ट कैंडल का पाथ मैंने दिखा दिया, ये सेकंड कैंडल का पाथ था। अभी थर्ड कैंडल खुलते ही हमारा सेकंड कैंडल जब बना तो बायस मेरा क्या बन रहा है, ऊपर के डायरेक्शन का। आप देख रहे हैं थर्ड कैंडल जब ओपन हो रही है तो ऊपर ही मूव कर रही है। क्यों? क्योंकि प्राइस काफी स्ट्रांग है। प्राइस पहले एक हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी को रेड करेगा, ठीक है, उसे क्लीन करने के बाद मैनिपुलेशन स्टार्ट करेगा। सो यू कैन से कि प्राइस का मैनिपुलेशन स्टार्ट हुआ आफ्टर हायर टाइम फ्रेम की एक लिक्विडिटी रेड के बाद। ठीक है, ये लिक्विडिटी रेड आपकी जैसे ही कंप्लीट हुई, हम एंटिसिपेट करेंगे कि प्राइस मैनिपुलेशन स्टार्ट करे। एंड ये सारी एक्टिविटीज ड्रॉन ऑफ लिक्विडिटी से पहले होना चाहिए। अगर बाई चांस प्राइस ऊपर जाके इस लिक्विडिटी को ड्रॉ कर लेता है तो फिर हमारा सेटअप इनवैलिड हो जाता है। ओके, थर्ड कैंडल से प्राइस ओपन होता है। अकॉर्डिंग टू अंडरस्टैंडिंग, प्राइस पहले इस कैंडल की लिक्विडिटी को रेड करेगा, रेड करने के बाद मैनिपुलेशन स्टार्ट करेगा। वो मैनिपुलेशन का लेवल क्या हो सकता है, इस कैंडल की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग नीचे साइड पे इंटरनल कोई लिक्विडिटी पड़ी होगी, वहां पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। या आप इसको 50% ऑफ एंटायर फ्लो, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहां से यहां तक जहां तक प्राइस एक बुलिश ऑर्डर फ्लो में गया है, उसका 50% का लेवल भी एक रैंडम और सॉफ्ट हिंट देता है कि प्राइस यहां तक मैनिपुलेट हो। जब यहां पे प्राइस मैनिपुलेट होता है, अब यहां आने के बाद प्राइस आपका ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म करे। देखिए, अगर आपका नीचे ये ऑर्डर ब्लॉक या सीआईएसडी मिटिगेट हो चुके हैं, सो यहां पे टैप होने के बाद आपको ऑर्डर ब्लॉक फॉर्मेशन का वेट करना है। अकॉर्डिंगली फिर आप वहां से एंट्री प्लान करेंगे। लेकिन समटाइम अगर ऐसा कुछ है कि प्राइस मैनिपुलेशन कर रहा है और आपको नीचे साइड पे सीआईएसडी पेंडिंग दिख रहा है, सो यू कैन डायरेक्टली एंटर फ्रॉम दैट सीआईएसडी या उस सीआईएसडी के अंदर के ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप से। ओके, सो ये सिस्टम बड़ा आसान है। आपको सिर्फ चीजें ऑब्जर्व करना है एक अच्छे तरीके से। पहले बायस ऑब्जर्व किया, फिर मैनिपुलेशन ऑब्जर्व किया। मैनिपुलेशन के बाद सारी पिक्चर क्लियर हो गई। जब मैनिपुलेशन आपका हो रहा है, क्यों हो रहा है कि अगर कोई नीचे साइड पे आपका सीआईएसडी पेंडिंग पड़ा है, इसीलिए प्राइस नीचे आ रहा है। मैनिपुलेशन का मतलब ये नहीं है कि प्राइस रैंडम ही कहीं ही इधर उधर घूमता रहेगा। प्राइस किसी डिजायर्ड लिक्विडिटी को टारगेट करता है, उसी से मैनिपुलेशन होता है, उसी से प्राइस का मूवमेंट होता है। हमने ऑलवेज समझा है कि चार्ट पे प्राइस सिर्फ लिक्विडिटी सीक करता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। उसका रीजन क्या है, ऊपर साइड की कोई लिक्विडिटी है, उसको लेने के बाद नीचे साइड की लिक्विडिटी पे आएगा। सो अभी प्राइस यहां से जब हाईएस्ट टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी को रेड कर चुका है, सो प्राइस इसी इंटरनल लिक्विडिटी पे आ रहा है। अगर हमारे पास नीचे कोई पेंडिंग सीआईएसडी बचा हुआ है या उसके अंदर फेयर वैल्यू गैप बचा हुआ है, प्राइस वहां पे टारगेट करके फिर अपने डिजाइन लेवल की तरफ मूव करेगा। ओके, इन एनी केस आपको अगर क्या दिखता है, सपोज यहां पे थर्ड कैंडल की ओपनिंग पे आप क्या देख रहे हैं कि नीचे सीआईएसडी पेंडिंग ही नहीं है, यानी कि प्राइस जब यहां से रिवर्स किया था तो सीआईएसडी ऑलरेडी पहले ही मिटिगेट हो चुका था। अब मिटिगेट हो चुका है तो लेट द प्राइस कम टुवर्ड्स दी मैनिपुलेटेड लेवल। जो भी आपने मैनिपुलेटेड लेवल ऑब्जर्व किया है 50% रेंज या इस 50% रेंज के अंदर कोई भी नियरेस्ट हाईएस्ट टाइम फ्रेम की इंटरनल लिक्विडिटी अगर बची हुई है, तो वहां पे प्राइस आने के बाद आप उस पेयर टाइम फ्रेम पे नए रिवर्सल का स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करेंगे या ऑर्डर ब्लॉक बनने का ऑब्जर्व करेंगे। जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक बनेगा फिर आप एंट्री लेंगे अपने डिजायर्ड लिक्विडिटी के टारगेट तक। सो ये था कंप्लीट प्रोसेस कि कैसे हम एक अच्छे सीआईएसडी या ऑर्डर ब्लॉक, अच्छे बोले तो वेटेज के अकॉर्डिंग ऑर्डर ब्लॉक को कैसे हम समझते हैं, उसके साथ साथ उस वेटेज को बायस के वेटेज के साथ कैसे कंबाइन करके अपने ट्रेड को एक अच्छे सेटअप में ले जा सकते हैं, एक अच्छी एंट्री को परफॉर्म कर सकते हैं। 51% वाले बायस को भी आप ट्रेड कर सकते हैं, 55% वाले सीआईएसडी या ऑर्डर ब्लॉक को भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन उसको सपोर्ट एक पहले की एक्टिविटी या पहले का प्रोसेस अगर वीक है तो उसे दूसरे प्रोसेस का सपोर्ट अगर मिलता है तो हम इजीली ट्रेड की तरफ जा सकते हैं। आइए एग्जांपल्स देखते हैं तो थोड़ा ये चीजें या प्रोसेस और अच्छे से समझ में आएगी।
आइए फर्स्ट एग्जांपल से हम डेली के टाइम फ्रेम पे कंप्लीट ट्रेडिंग प्रोसेस को समझेंगे और एक स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी के साथ। ओके, इससे पहले कि मैं एग्जांपल में आगे बढ़ूं, मैं यहाँ पे कंफर्म करना चाहूँगा कि ये एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस को समझने के लिए मैं इंडिकेट कर रहा हूँ। इस एग्जांपल पे कोई रियल ट्रेडिंग हुई थी या नहीं हुई थी, इसका कोई रेफरेंस अवेलेबल नहीं है। ओके, सो जो कोई भी एग्जांपल मैं अपनी वीडियोस में डालता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए होता है, ना कि कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को दिखाने के लिए। ओके, सो जैसा कि हम जानते हैं कि जब कभी भी हम किसी चार्ट पे पहुंचते हैं, सो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि ऑब्जर्व करना कि हमारी लेटेस्ट कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को किस तरह से रेड किया है। लिक्विडिटी का रेड हमारा दो तरह से होता है, लिक्विडिटी स्वीप या लिक्विडिटी रन। लिक्विडिटी स्वीप रन का मॉडल इतना स्ट्रांग मॉडल है जो आपको रिजल्ट देता है कि फर्दर प्राइस किस डायरेक्शन की तरफ मूव करना चाहता है। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कॉम्प्रिहेंसिव लिक्विडिटी ट्रेडिंग की लिक्विडिटी स्वीप और रन मॉडल की वीडियो को फिर से रिफर करें, ताकि ये मॉडल अगर आपको समझ में आएगा तभी आप कंप्लीट ट्रेडिंग को समझ सकते हैं। ओके, तो चलिए एग्जांपल पे समझते हैं। आप देख रहे हैं कि लेटेस्ट कैंडल मेरी जब कंप्लीट हुई, सो ये हमारे डेली के टाइम फ्रेम की लेटेस्ट कैंडल है। जब ये लेटेस्ट कैंडल मेरी कंप्लीट हुई तो हम क्या देख रहे हैं कि प्राइस ने प्रीवियस कैंडल के लो की लिक्विडिटी को रेड किया और क्लोजिंग अंदर किया, जिसका मतलब क्या है कि प्राइस एक लिक्विडिटी स्वीप मॉडल एस्टेब्लिश कर रहा है। स्वीप मॉडल से हम क्या फर्दर एंटिसिपेट करते हैं कि फर्दर प्राइस अप डायरेक्शन की तरफ मूव कर सकता है। अगर प्राइस ने प्रीवियस कैंडल के हाई को स्वीप किया होता तो हम एंटिसिपेट करते हैं कि प्राइस नीचे के डायरेक्शन में फर्दर कैंडल से आ सकता है। ओके, सो चूंकि मेरा ये एक सिंपल लिक्विडिटी स्वीप मॉडल है, सो इस मॉडल को हम एक प्रोबेबिलिटी वाइज 51% की कैटेगरी में रखेंगे। ओके, 51% पे रखने की क्या रीजन है? वो रीजन ये है कि जिस कैंडल से मेरा स्वीप हो रहा है, हमें उस कैंडल में स्ट्रेंथ चाहिए। अगर इस कैंडल में हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं होती तो मैं कैसे एंटिसिपेट करूंगा कि प्राइस ऊपर जाएगा? इसको अच्छे से समझिए कि जब कभी प्राइस ने इस लिक्विडिटी को लिया और लेने के बाद ऊपर क्लोजिंग दी, तो यानी इस कैंडल में मुझे बाइंग की स्ट्रेंथ दिखनी चाहिए, तभी मैं आगे के डायरेक्शन को एंटिसिपेट कर सकता हूं। माना ये कैंडल में हमारी 95% बाइंग दिख रही है, इस वजह से हमने इसको 51% प्रोबेबिलिटी की कैटेगरी में रखा है, यानी कि मॉडल 1 में रखा है। अगर सपोज इस कैंडल में 50% या 60% ही बाइंग होती, सो हम इस मॉडल को सिर्फ 50% पे रखते हैं। इन दैट केस हम उसको प्लेन तरीके से ट्रेड नहीं करते, सिंपल मॉडल में ट्रेड नहीं करते। हाँ, उस 50% मॉडल को कोई एडिशनल कन्फ्लुएंस मिल रहा होता, सो उसकी प्रोबेबिलिटी हम बढ़ा के समझते। ओके, सो यहां पे ये मेरा 95% बाइंग रख रही है, इस रीजन से ये स्वीप के मॉडल को हम मॉडल 1 में रखते हैं, जिसका परसेंटेज 51% की प्रोबेबिलिटी का होता है। ओके, अब 51% की प्रोबेबिलिटी मिल गई। क्या इसकी प्रोबेबिलिटी हम बढ़ते हुए देख सकते हैं? सो देखते हैं कि इसको कोई एडिशनल की लेवल का सपोर्ट तो नहीं मिल रहा है। सो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये लिक्विडिटी स्वीप एक फेयर वैल्यू गैप पे हो रहा है, यानी कि इस फेयर वैल्यू गैप का इसको एडिशनल सपोर्ट मिल रहा है। हेंस अब ये मॉडल मेरा 51 से 55% की कैटेगरी में पहुंच जाता है। ठीक है, प्राइस स्ट्रॉन्ग तरीके से ऊपर का डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। अब मेरी ड्रॉन ऑफ फर्दर लिक्विडिटी इस लिक्विडिटी तक हो सकती है, जिसको हम अपने ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी में यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, इसके साथ साथ सपोज अगर यही डे का मॉडल किसी वीकली लिक्विडिटी पे बनता तो इसे हम 65% की प्रोबेबिलिटी या थर्ड कैटेगरी में रख देते हैं, या अगर मंथली पे बनता तो उसे हम 80% रखते हैं। प्रीवियस वीडियोस को आप रिफर करके मॉडल्स को अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, अभी हमारे पास लिक्विडिटी का स्वीप मॉडल से बायस पता चल गया। हमें 55% चांसेस ये दिख रहा है कि प्राइस फर्दर ऊपर के डायरेक्शन की लिक्विडिटी को लेने जा सकता है। ओके, अब हमारा दूसरा स्टेप आता है। जब कभी भी प्राइस अपने बायस को एस्टेब्लिश कर लेता है, सो प्राइस जब कभी नेक्स्ट फेज के या नेक्स्ट कैंडल्स में एंटर करेगा, सो प्राइस अपने डिजायर्ड लेवल की तरफ मूवमेंट ना देके प्राइस एक अपोजिट साइड का मूवमेंट देगा। इसे हम मैनिपुलेशन बोलते हैं। मैनिपुलेशन एक मार्केट का एल्गोरिदम समझ सकते हैं या नेचर समझ सकते हैं। ओके, सो अभी हम क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं कि फर्दर कैंडल इस टारगेट की लिक्विडिटी को डिलीवर कर सकता है, लेकिन हमें पता है कि मैनिपुलेशन भी होगा, यानी प्राइस जब नेक्स्ट डे खुलेगा, सो प्राइस पहले ऊपर ना जाके नीचे के डायरेक्शन पे मूव करेगा, जिसे हम मैनिपुलेशन बोलते हैं। मैनिपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप मैनिपुलेशन को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, सो आपको ट्रेडिंग के प्रोसेस में फर्दर आगे नहीं बढ़ना है। ओके, सो मैनिपुलेशन अभी हमने रैंडम समझा कि प्राइस नीचे के डायरेक्शन में मूव करे, लेकिन प्राइस ऐसे ही ऊपर या नीचे के डायरेक्शन में मूव नहीं करता। प्राइस को ऊपर डायरेक्शन में या नीचे डायरेक्शन में जाने का एक रीजन होना चाहिए। ओके, वो रीजन क्या हो सकता है? सो हमें वो रीजन एग्जैक्ट मैनिपुलेशन लेवल बताता है। कैसे बताता है? सो जब हम मैनिपुलेशन को एक्सपेक्ट करें तो हमें क्या देखना है कि जो भी लेटेस्ट कैंडल है, ये कैंडल मेरी स्वीप कर रही है तो मुझे इसी कैंडल को ऑब्जर्व करना है। ये कैंडल अगर रन कर रही होती तब भी मुझे इसी कैंडल में ऑब्जर्व करना है। क्या ऑब्जर्व करना है कि इस कैंडल का एटलीस्ट, चूंकि इसमें स्ट्रॉन्ग बाइंग है, सो इसका 50% तक हम एक सॉफ्ट मैनिपुलेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी कि प्राइस खुलने के बाद इस लेवल तक आए, इसके नीचे तक नहीं जा सकता क्योंकि स्ट्रॉन्ग प्राइस में बाइंग है। हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी लगा रहे हैं कि प्राइस इससे ऊपर तक ही मैनिपुलेट करना चाहिए। लेकिन क्या
प्राइस का यहाँ पे कोई डिजायर्ड लेवल या कुछ लिक्विडिटी इंटरनल अवेलेबल है जहां तक प्राइस मैनिपुलेट करेगा, क्योंकि प्राइस रैंडम मैनिपुलेशन नहीं करता है, वो किसी लिक्विडिटी को सीक करता है। ओके, सो प्राइस जब खुलेगा, अगर प्राइस को यहां तक आना है तब भी यहां पे कोई लिक्विडिटी होनी चाहिए इंटरनल, और अगर 50 तक आना है तो उसके पास में भी कोई इंटरनल लिक्विडिटी होनी चाहिए। इसको स्पॉट करने का एक आसान तरीका है, ये हमारी डेली की कैंडल है, इसके इमीडिएट नेक्स्ट टाइम फ्रेम पे आएंगे और ऑब्जर्व करेंगे क्या यहां पे कोई इंटरनल लिक्विडिटी पेंडिंग है या नहीं है। अगर अवेलेबल होती है तो प्राइस उस मैनिपुलेशन लेवल तक आने के की चांसेस रखेगा। ओके, सो हम इस कैंडल को 4 आवर में कन्वर्ट करते हैं और देखते हैं कि यहां पे कोई लिक्विडिटी है या नहीं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, ये मेरी वो लास्ट कैंडल थी उस प्रीवियस डे की जिसने कैंडल को स्वीप किया। आगे की कैंडल का ड्यू टू टेक्निकल एरर ये आगे की कैंडल भी रिफ्लेक्ट हो रही है, मैं बैक टेस्ट से इसे हटा नहीं पा रहा हूं। ओके, सो ये मेरी लास्ट कैंडल थी जहां पे हम सारा एनालिसिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये कैंडल के कंप्लीशन पे मुझे बायस ऑब्जर्व हुआ, ये कैंडल के कंप्लीशन पे मुझे मैनिपुलेशन का एक एक्सपेक्टेड लेवल मैंने निकाला, यहां से लेके यहां तक के 50% लेवल का। अब इसी कैंडल के बनने पे मुझे इस टाइम फ्रेम में कोई नियरेस्ट इंटरनल लिक्विडिटी चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, तो मेरी नजर पहले ये इस फेयर वैल्यू गैप पे जा रही है, ये एक फेयर वैल्यू गैप है जो यहां पे एक पेंडिंग या अनमिटिगेटेड पड़ा है। सो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि प्राइस खुले और इस फेयर वैल्यू गैप तक मैनिपुलेट करे। ओके, मैनिपुलेट करेगा यहां तक क्योंकि प्राइस का नेचर है मैनिपुलेशन का। ओके, लेकिन उसके साथ साथ हमें और भी चीजें ऑब्जर्व करनी है। मेरी नियरेस्ट लिक्विडिटी कौन सी है, अभी तो मुझे यही दिख रही है, लेकिन अगर हम ध्यान देंगे तो हमारे पास लेफ्ट साइड में एक क्लीन ऑर्डर ब्लॉक भी दिख रहा है। क्लीन ऑर्डर ब्लॉक क्यों, ऑर्डर ब्लॉक की सारी कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है। इसी वीडियो में हमने ऑर्डर ब्लॉक की कंडीशंस देखी थी। क्या देखी थी, प्राइस ने एक हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी पे टैप किया, उसके बाद प्राइस ने डिस्प्लेसमेंट किया विद फेयर वैल्यू गैप, तो एक बहुत क्लीन सा ये ऑर्डर ब्लॉक या CISD है हमारा। ओके, सो ये मेरा एक लेवल होगा जहां तक प्राइस मैनिपुलेट करेगा एंड उसके बाद प्राइस फर्दर अपने टारगेट को डिलीवर करता है। ओके, अब यहां पे प्राइस नेक्स्ट डे ओपन होता है, हम देख भी रहे हैं कि फर्स्ट कैंडल ओपन होती है और इस लिक्विडिटी तक आती है। इस लिक्विडिटी पे आने के बाद मुझे आसानी से क्या ऑब्जर्व करना है कि प्राइस, चूंकि ये 4 आवर का फेयर ऑर्डर ब्लॉक या CISD बन रहा है, सो यहां पे हमें क्या ऑब्जर्व करना है कि मेरा प्राइस जब इस टेरिटरी में एंटर करे तो मैं 15 मिनट का एक CISD ऑब्जर्व करना चाहूंगा जो कि मेरा एक एंट्री का लेवल होगा। ओके, अभी ये CISD आपके डायरेक्ट भी एंट्री का रीजन हो सकता था, आप चाहते तो यहां से डायरेक्ट एंट्री भी ले सकते थे अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड यहां पे मैच करता। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड आप सेकंड टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, उसको ही रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे कि सेम प्रोसेस को फिर से हम अप्लाई कर रहे हैं कि प्राइस इस लिक्विडिटी पे जब पहुंचेगा, अब यहां पे हमें एक रिवर्सल या CISD ऑब्जर्व करना है। ओके, टाइम फ्रेम चेंज करते हैं। ये मेरी 4:30 की कैंडल थी और ये 4 आवर की है जो कंप्लीट होती है हमारी 8:30 पे। 8:30 पे कंप्लीट होने के बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कि CISD कहां पे बना हुआ है। ओके, हमने 15 मिनट टाइम फ्रेम को स्विच किया, हमें प्राइस को 8:15 पे देखना है कि 8:15 पे प्राइस ने कहां पे एंड किया है। ओके, आप देखिए अभी यहां पे हम समझते हैं कि प्राइस को पहले 15 मिनट से इस CISD पे आते हुए देखेंगे, फिर उसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे CISD। आप देखिए प्राइस नेक्स्ट डे ओपन होता है, मैनिपुलेशन के अकॉर्डिंग हमारे डिजायर्ड लेवल पे आ गया। आप देखिए फर्स्ट टाइम प्राइस ने यहां पे टैप किया है। सो फर्स्ट टाइम टैप करने के बाद हम क्या देख रहे हैं, लास्ट अपोजिट सेलिंग मूव ये है। ओके, अगर इस सेलिंग मूव से ऊपर मुझे क्लोजिंग मिलती है तो मेरा 15 मिनट का CISD कंफर्म होगा जहां से मैं एंट्री को प्लान कर सकता हूं। देखते हैं, नेक्स्ट कैंडल ने यहां से मेरे CISD को एस्टेब्लिश कर दिया, हेंस अब मैं एंट्री लेने के लिए रेडी हूं। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि मेरे CISD का कैटेगरी क्या है या CISD मेरा किस मॉडल के अंदर है। इस एपिसोड में हमने अच्छे से समझा था कि CISD का कैटेगरी भी होना चाहिए। कैटेगरी में क्या है, प्राइस कहां पे आया, एक हायर टाइम फ्रेम यानी 4 आवर के लिक्विडिटी पे, इंटरनल लिक्विडिटी पे। उसके बाद प्राइस ने अपोजिट साइड पे डिस्प्लेसमेंट किया जिसके अंदर मेरे पास फेयर वैल्यू गैप्स भी अवेलेबल थे। ओके, यहां पे फेयर वैल्यू गैप है, नीचे भी फेयर वैल्यू गैप है। सो ये मेरा एक 80% मॉडल की कैटेगरी रख रहा है। ओके, अब हम क्या एंटिसिपेट करेंगे कि प्राइस मेरा CISD लेवल पे आए। अगर मेरा रिस्क रिवॉर्ड मैच कर रहा है तो मैं डायरेक्ट एंट्री ले लूंगा, रिस्क रिवॉर्ड नहीं मैच कर रहा है तो मैं कोशिश करूंगा कि फेयर वैल्यू गैप से एंट्री की कोशिश करूं। ओके, अगर CISD के अंदर अनमिटिगेटेड, अगर CISD मेरा अनमिटिगेटेड है, उसके अंदर कोई फेयर वैल्यू गैप है, सो ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप एंट्री यहां पे करें फेयर वैल्यू गैप से। लेकिन दैट डिपेंड्स, इफ रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में है तो आप CISD से भी एंट्री ले सकते हैं। ओके, देखते हैं प्राइस ने हमें कब एंट्री दी और हमारे पास टारगेट क्या डिलीवर किया। देखिए आपकी एंट्री फेयर वैल्यू गैप से भी एक्टिवेट हो गई। सो इसको भी हम एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे एग्जांपल के तौर पे रख सकते हैं कि जब कभी भी CISD के इनसाइड आपको कोई फेयर वैल्यू गैप दिखता है, सो प्रीफर एंट्री वहां से रखना ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। ओके, अभी देखिए प्राइस ने दोनों POI से आपकी एंट्री एक्टिवेट कर दी है। अब हमें चेक करना है कि प्राइस ने हमारे डिजायर्ड टारगेट को कैसे और कितना इजीली तरीके से डिलीवर किया। ओके, देखिए एंट्री के बाद प्राइस ने कुछ सॉफ्टली कंसोलिडेशन किया है, लेकिन आप फर्दर देख रहे हैं कि प्राइस ने इजीली टारगेट को डिलीवर कर दिया।
ओके, सो ये मैंने एक कंप्लीट प्रोसेस आपको दिखाया, एक कंप्लीट एग्जांपल मैंने आपको दिखाया कि कैसे डेली टाइम फ्रेम पे एक स्वीप को ऑब्जर्व किया। उसको ऑब्जर्व करने के बाद हमने उस स्वीप मॉडल की प्रोबेबिलिटी को आइडेंटिफाई किया। उस प्रोबेबिलिटी को आइडेंटिफाई करने के बाद हमने उसके डिजायर ड्रॉन ऑफ लिक्विडिटी जो फर्दर होने वाली है उसको स्पॉट किया। उसको स्पॉट करने के बाद हमने क्या समझा कि प्राइस जब नेक्स्ट फेज में एंटर करेगा, यानी कि जो वो कैंडल शुरू करेगा जहां से मेरा टारगेट मिलना चाहिए, तो प्राइस पहले मैनिपुलेट कर सकता है, अपोजिट डायरेक्शन में आ सकता है। वो अपोजिट डायरेक्शन में आने का डेस्टिनेशन क्या होगा? सो हमने क्या समझा कि जो स्वीप कैंडल थी, जो भी मेरी स्वीप कैंडल बनी हुई थी, उस कैंडल के अंदर हमने हाईएस्ट टाइम फ्रेम के पीओआईज या लिक्विडिटी को देखा, जो कि मेरा डिजायर्ड मैनिपुलेशन लेवल हो सकता है। ओके, वो लेवल पे प्राइस जब पहुंचता है, सो वहां पे आने के बाद अगर सपोज मेरा वो वहां 4 आवर ना होके 1 आवर का ही पीओआई होता, सो हम इन दैट केस उस 1 आवर पे जब प्राइस पहुंचता मैनिपुलेट करके, सो वहां पे 5 मिनट कन्वर्ट करते हैं और 5 मिनट पे हम सीआईएसडी ऑब्जर्व करके अपनी एंट्री परफॉर्म करते हैं। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं तो प्रोसेस और अच्छे से समझ में आएगा। आइए एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल में हम एक वीकली के टाइम फ्रेम को एनालाइज करेंगे। ओके, एनालिसिस का प्रोसेस हमारा क्या होता है कि जब कभी भी हम चार्ट पे आते हैं तो हमें लेटेस्ट कैंडल को अटेम्प्ट करते हुए देखना है प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को। ओके, जैसा आप देख पा रहे हैं कि लेटेस्ट कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो की लिक्विडिटी को स्वीप किया है, सो हेंस हमारा बायस जो है अपसाइड का बन सकता है। ओके, स्वीप हमारा जो हो रहा है, जो स्वीप करने वाली कैंडल है, इस कैंडल में भी हमें डोमिनेटिंग बाइंग दिख रही है, जो कि मुझे इजीली प्राइस को ऊपर डायरेक्शन की तरफ ले जाते हुए दिखा रही है। ओके, जैसे ही हमारा ये स्वीप मॉडल ऑब्जर्व हुआ, हमारा ये मॉडल किस प्रोबेबिलिटी का बनता है? ये हमारा 51% मॉडल का बनता है, क्योंकि ये एक सिंपल प्रीवियस कैंडल की लो की लिक्विडिटी का स्वीप है। अभी हमें क्या चेक करना है कि क्या इस प्रोबेबिलिटी को हम बढ़ा सकते हैं या इसमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है या नहीं है। सो हमें क्या देखना है कि प्राइस को कोई एडिशनल सपोर्ट तो नहीं मिल रहा है। अगर आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो प्राइस यहाँ से एक स्विंग की लिक्विडिटी का भी एडिशनल सपोर्ट ले रहा है। ओके, अगर इसको एक एडिशनल सपोर्ट मिल रहा है सेम टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी से, सो ये मॉडल हमारा 55% का बन जाता है, जो एक पिछले मॉडल से स्ट्रॉन्ग मॉडल है। क्या ये 55 से ज़्यादा बन सकता है? सो हम एक और टाइम फ्रेम को स्विच करके देख सकते हैं कि क्या ये कहीं से हायर टाइम फ्रेम पे सपोर्ट तो नहीं दे रहा है। ये मेरा वीकली चार्ट है, इसको हम मंथली पे जब कन्वर्ट करते हैं, सो हमें क्या दिख रहा है कि प्राइस एक प्रीवियस कैंडल के लो को लिक्विडिटी को ले रहा है। साथ ही साथ आप अगर ध्यान देंगे तो प्राइस ने एक फेयर वैल्यू गैप से भी रिएक्शन दिया है, जो कि एक इंटरनल लिक्विडिटी थी मंथली की। ओके, सो अभी यहाँ पे पिक्चर क्लियर है कि हमारा वीकली टाइम फ्रेम पे जो लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है उसका रीजन ये मंथली का फेयर वैल्यू गैप है, यानी इसको एडिशनल सपोर्ट यहाँ से मिल रहा है। नाउ मेरी मॉडल बढ़ के 65% वाला हो जाता है। जब मेरा प्राइस 65% की प्रोबेबिलिटी रह रहा है तो मेरा प्राइस टारगेट को डिलीवर स्ट्रांगली कर सकता है। ओके, मेरा अपोजिट साइड की लिक्विडिटी टारगेट ये है। इसके साथ साथ मैं क्या देख पा रहा हूँ कि इसके ऊपर एक इंटरनल लिक्विडिटी पड़ी हुई है, जो कि बेयरिश फेयर वैल्यू गैप है। ओके, क्योंकि ये बेयरिश फेयर वैल्यू गैप भी मेरे पास एक पड़ा हुआ है, सो हम इसको क्या एंटिसिपेट कर सकते हैं कि हम अपने टारगेट को, चूंकि ये स्ट्रॉन्ग रिएक्शन मिल रहा है, सो हम अपनी ड्रॉन ऑफ लिक्विडिटी को थोड़ा और एक्सटेंड कर सकते हैं और इसे इस फेयर वैल्यू गैप के 50% तक लग सकते हैं। एक लॉजिकल रीजन है ये। ओके, सो हम क्या कह रहे हैं कि ये वीक जब हमारा कंप्लीट हो रहा है तो हमारा प्राइस अपसाइड का बन रहा है और कमिंग वीक या कमिंग वीक के बाद प्राइस इस लिक्विडिटी तक अटेम्प्ट कर सकता है। अगर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनती है, सो हम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करेंगे। ओके, सो ये एंटायर प्रोसेस मेरा एक प्राइस के स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। जब मेरा डायरेक्शन इंडिकेशन या बायस का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, इसके साथ साथ हमें क्या ऑब्जर्व करना है? मैनिपुलेशन को, यानी कि प्राइस जब नेक्स्ट वीक में स्टार्ट करेगा, सो प्राइस को इनिशियली मैनिपुलेशन करना है। मैनिपुलेशन हमें कैसे ऑब्जर्व करना है? अगर आपने मैनिपुलेशन वाला वीडियो देखा होगा तो मैनिपुलेशन का प्रोसेस ये बोलता है कि अगर प्राइस किसी 65 या 80% वाले मॉडल पे है तो प्राइस पहले लिक्विडिटी स्वीप करने वाली कैंडल की लिक्विडिटी को अटेम्प्ट करेगा, उसके बाद मैनिपुलेशन स्टार्ट करेगा और उस मैनिपुलेशन के बाद हम अपने ट्रेडिंग का प्लान कर सकते हैं। ओके, सो अगर मैं स्विंग ट्रेड करना चाहता हूं या यहां तक कि ट्राइडेड को प्ले करूंगा, सो मुझे इस लिक्विडिटी के अटेम्प्ट होने से पहले कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना है या मुझे अपना मैनिपुलेशन भी नहीं दे रहा है। लेकिन चूंकि ये एक वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है और प्राइस यहां तक जा रहा है और मुझे एक अच्छा मूवमेंट भी यहां नजर आ रहा है, तो मैं इसको एक डेली प्रोफाइल के बेसिस पे भी इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं? ये मेरा वीकली प्रोफाइल है, ठीक है। मैं वीकली प्रोफाइल में नेक्स्ट वीक में 4 आवर की कैंडल का बनने का वेट करूंगा। अगर 4 आवर की एक कैंडल बनती है और वो खुलते ही मैनिपुलेट कर रही है, ओके, खुलते ही अपोजिट साइड के डायरेक्शन में मूवमेंट देती है, सो वो मेरे एक डेली प्रोफाइल का मैनिपुलेशन लेवल होगा। ओके, अगर कोई ट्रेडिंग सेटअप मुझे वहां मिलता है तो वहां पे मैं यहां तक के टारगेट को प्ले कर सकता हूं, अगर मेरा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बनता है तो। मैं इस एंटायर प्रोसेस को अभी आपको यहीं पे दिखाता हूं। ओके, तो चूंकि मेरी कैंडल कंप्लीट हो गई, नेक्स्ट डे अगर प्राइस 4 आवर की फर्स्ट कैंडल खुलता है और अपोजिट साइड का डायरेक्शन देता है, यानी मेरे डिजायर्ड लेवल की तरफ डायरेक्शन में मूवमेंट डालने की अपोजिट साइड पे देता है, सो दैट इज अ कंफर्मेशन ऑफ माई मैनिपुलेशन। और अगर मुझे मैनिपुलेशन ऑब्जर्व होता है, सो मैं वहां से एक एंट्री का प्लान कर सकता हूं। अब मुझे ये ऑब्जर्व करना है कि प्राइस नीचे के डायरेक्शन में मैनिपुलेट क्यों करेगा, उसका कोई एक रीजन होना चाहिए। प्राइस कभी भी चार्ट पे रैंडम मूव नहीं करता, या तो किसी एक लिक्विडिटी से रिएक्ट करके दूसरे पे जाता है या दूसरे पे रिएक्ट करके फिर पहले पे जाता है। ओके, सो यहाँ पे मुझे क्या देखना है कि इस कैंडल में क्या कोई ओपन लिक्विडिटी या इंटरनल लिक्विडिटी इससे छोटे टाइम फ्रेम पे या 4 आवर पे पेंडिंग तो नहीं है।
ओके अगर हम यहाँ पे टाइम फ्रेम को स्विच करते हैं, पहले वन डे को अगर कन्वर्ट करते हैं, सो हम क्या देख पा रहे हैं कि इस वीक की लिक्विडिटी के अंदर वन डे की कौन सी पेंडिंग लिक्विडिटी है। ये देखिए लास्ट फ्राइडे की कैंडल है। जैसा हम देख पा रहे हैं कि वन डे पे नीचे कोई पेंडिंग लिक्विडिटी नहीं है जो हमें इंकरेज करे कि प्राइस खुले और नीचे आए। ओके अगर वन डे पे नहीं है तो एक और टाइम फ्रेम स्विच कर लेते हैं, 4 आवर पे आते हैं और देखते हैं क्या मुझे मेरे पास कोई नीचे वीक पेंडिंग लिक्विडिटी तो नहीं दिख रही है जो मेरे इनिशियल मैनिपुलेशन का लेवल होगा फॉर इंट्राडे प्रोफाइल। ओके जब हम यहाँ पे लास्ट कैंडल पे हैं सो हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारे पास दो लिक्विडिटीज दिख रही है जो कि इंटरनल है। एक ये इंटरनल फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है और अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे मुझे एक ऑर्डर ब्लॉक भी नजर आ रहा है। बहुत क्लीन सा ऑर्डर ब्लॉक है। क्लीन क्यों है इसका प्रोसेस इसी वीडियो में हमने समझाया। आप देखेंगे ऑर्डर ब्लॉक का प्रोसेस क्या होता है। ऑर्डर ब्लॉक का प्रोसेस ये है कि प्राइस सेम टाइम फ्रेम के किसी इंटरनल लिक्विडिटी से रिएक्ट करे। अब देखिए प्राइस ने इस फेयर वैल्यू गैप से रिएक्ट किया और अपोजिट साइड में डोमिनेटिंग मूव देने के बाद प्राइस ने एक फेयर वैल्यू गैप भी ऑर्डर ऑफर किया जो एक डिस्प्लेसमेंट का इंडिकेशन है। ओके सो ये मेरा एक परफेक्ट फेयर ऑर्डर ब्लॉक है जहां तक प्राइस मैनिपुलेट कर सकता है और अगर हम चाहें तो इस फेयर वैल्यू गैप और इस ऑर्डर ब्लॉक के कॉम्बिनेशन से एक ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं। ओके सो मैं यहां से अपनी एंट्री इजीली प्लान कर सकता हूं फॉर पेंडिंग लिक्विडिटी टारगेट जहां पे प्राइस जाना चाहता है। इन एक्चुअल स्विंग ट्रेड के अकॉर्डिंग मेरा लेवल जो है यहां से मैनिपुलेशन के बाद स्टार्ट होगा टू ट्रेड यहां तक का लेवल। लेकिन अगर मैं डेली प्रोफाइल को ट्रेड करना चाहता हूं तो मैं इस लेवल के लिक्विडिटी को प्ले कर सकता हूं जो कि एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दिखा रहा है 1:4.6 का। देखते हैं प्राइस ने क्या किया। जब पहली कैंडल बनी तो मेरी प्राइस उस मैनिपुलेशन को स्टार्ट किया। देखिए हमने पहली बात की थी नेक्स्ट वीक जब प्राइस खुलता है हमारे डिजायर्ड लेवल की तरफ न जाके अपोजिट साइड में वो मेरे देता है तो वो एक मैनिपुलेशन होगा। यहाँ एक कैंडल का बनना ही मेरा कंफर्मेशन दे रहा है कि मैं अपने एनालिसिस में अभी भी करेक्ट। ओके जब प्राइस यहाँ पे पहुंचता है इसके साथ साथ मेरी एक एंट्री भी एक्टिवेट हो जाती है। ओके एंट्री एक्टिवेट होने के बाद अब मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि प्राइस ऊपर के डायरेक्शन में जाए। नीचे और जाने का रीजन मेरे पास कुछ नहीं है क्योंकि नीचे कोई भी पीओआई अभी पेंडिंग नहीं बचा हुआ जहाँ पे प्राइस वापस आए। ओके देखते हैं प्राइस ने इसके बाद क्या किया और आप देख पा रहे हैं कि प्राइस ने डायरेक्ट प्राइस के टारगेट को डिलीवर कर दिया। ओके सो इंट्राडे पे या डेली के प्रोफाइल पे मेरा प्रोफाइल सक्सेसफुल रहा, साथ ही साथ मेरे को एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड भी देके गया। लेकिन स्टिल अगर मुझे एक स्विंग ट्रेड लेना है या मैं प्रीवियस वीक के प्रोफाइल को ट्रेड करना चाहता हूं यहां तक के टारगेट लिए तो सिंस प्राइस ने पहले कैंडल की ड्रॉन ऑफ लिक्विडिटी कर दी है सो अब मुझे एंटिसिपेट करना है कि प्राइस नीचे की तरफ मूव करे जो कि एक रियल मैनिपुलेशन होगा। इस मैनिपुलेशन के बाद अगर कोई हम सीआईएसडी यहां पे ऑब्जर्व करते हैं इस कंप्लीट ऑर्डर फ्लो में सो यहां तक का ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। ओके देखते हैं प्राइस ने फर्दर मैनिपुलेशन अभी स्टार्ट किया है या नहीं किया है जिससे कि मुझे क्लियर एक पिक्चर मिल जाएगी कि कैसे मैं इस ट्रेड को आगे प्लान कर सकता हूं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि प्राइस ने ऊपर जाने के बाद वापस उसी लिक्विडिटी पे वापस आ गया है। सो मैं कह सकता हूं कि अब मेरा प्राइस वीकली प्रोफाइल के रियल मैनिपुलेशन को स्टार्ट कर चुका है जो कि 4 आवर का है। सो इन एनी केस अगर प्राइस यहां से ऊपर क्लोजिंग देता है सो मेरा ये मैनिपुलेशन का एंड होगा। लेकिन ऑब्वियसली अभी यहाँ पे सीआईएसडी बनता है या ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म होता है तो मैं सिर्फ यहाँ तक के टारगेट को प्ले नहीं कर सकता बिकॉज अल्टीमेटली मैंने इसको ही ड्रॉन ऑफ लिक्विडिटी माना है। ओके इसको हम आगे किसी दूसरे एग्जाम्पल में समझें। ओके सो ये था आज का एंटायर प्रोसेस जहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल के साथ, मैं रिपीट करता हूँ जो भी चार्ट के एग्जाम्पल मैंने दिए हैं उसमें रियल ट्रेडिंग का कोई रेफरेंस नहीं है, उसको एग्जाम्पल के तौर पर लिया गया है ताकि आपको प्रोसेस अच्छे से समझ में आ जाए। ओके इसके साथ साथ आज की वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी को एक्सप्लेन करती है कि कैसे हम एक परफेक्ट और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड के सेटअप को किसी चार्ट पे ऑब्जर्व कर सकते हैं बायस के बाद, मैनिपुलेशन के बाद और मैनिपुलेशन के बाद हम अपने एंट्री लेवल पे किस तरह के सीआईएसडी को हाई प्रोबेबिलिटी वाले या लो प्रोबेबिलिटी वाले को कंबाइन करके कैसे ट्रेड प्लान करते हैं। ओके उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सजेशन है, अगर आप वीडियो के पे कुछ कमेंट देना चाहते हैं या कुछ और सीखना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट डालें या हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़कर हमसे क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। ओके नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और एग्जाम्पल के साथ आएंगे ताकि ये जो एंटायर सीरीज थी इसमें जो भी कुछ हमने कैप्चर किया वो सारी चीज़ों को कॉम्प्रिहेंसिवली एक वीडियो में कैप्चर किया जा सके विद मल्टीपल एग्जाम्पल्स। कुछ नया प्रोसेस नहीं होगा, सारे एग्जाम्पल को हम इस तरह से देखेंगे कि डिफरेंट सेटअप को डिफरेंट तरीके से कैसे हम चार्ट पे ऑब्जर्व करते हैं, हमारा अप्रोच उस वक्त क्या होना चाहिए। इस सारी चीज़ों को उस वीडियो को कैप्चर करने के बाद इस सीरीज का हम एंड करेंगे। ओके सो मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।